फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया की मईशत एक ज़लज़ले से गुजर रही थी। तेल की कीमतें आसमान को छू रही थीं और हर मुल्क अपनी बका की जंग लड़ रहा था। मगरिब ने रूस पर सख्त तरीन माशी पाबंदियां लगा दी ताकि उसकी मईशत की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन इसी दौरान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया ने एक ऐसा फैसला किया जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सबको हैरान कर दिया। जहां दुनिया रूसी तेल से किनारा कशी कर रही थी, इंडिया ने न सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीदा बल्कि अपने मुल्क के $12 बिलियन यानी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिए। लेकिन सवाल ये है कि जो काम इंडिया ने इतनी सफाई से किया वही काम पाकिस्तान क्यों ना कर सका? क्या ये सिर्फ एक सफारती नाकामी थी या इसके पीछे कुछ ऐसे तकनीकी और माशी हकायक छुपे हैं जो आम आवाम की नजरों से ओझल हैं? आज की इस वीडियो में हम इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की मोहरें समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मुल्क ने बहरान को मौका में बदला जबकि दूसरा मुल्क महज तमाशाई बनकर रह गया। कहानी शुरू होती है एनर्जी सिक्योरिटी से। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है जो अपनी जरूरत का 85% हिस्सा दरामद करता है। जब रूस पर पाबंदियां लगी तो रूस ने अपना यूरल्स क्रूड ऑयल दुनिया को भारी डिस्काउंट पर ऑफर किया। मगरिब का दबाव था कि कोई भी रूस से तिजारत ना करे, लेकिन इंडिया ने वाज़ेह कर दिया कि उसकी पहली तरजीह अपने आवाम को सस्ती बिजली और सस्ता ईंधन फराहम करना है। इंडिया ने महज चंद महीनों में रूस से तेल की दरामदात को 1% से बढ़ाकर 40% तक पहुंचा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि जब दुनिया महंगाई के बोझ तले दबी थी, इंडिया की इंडस्ट्री को सस्ता ईंधन मिल रहा था। माहिरीन के मुताबिक इस स्ट्रैटेजी की वजह से इंडिया ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $12 बिलियन से जायद की बचत की, जिसने इंडियन रुपए को गिरने से बचाया और मुल्क की मईशत को एक बहुत बड़ा सहारा दिया। लेकिन ये खेल इतना सादा नहीं था। इसके पीछे इंडिया की वो रिफाइनिंग पावर थी जो इस खित्ते में किसी और के पास नहीं है। इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी थी जो रूस की भारी और कसीफ तेल को साफ करके उसे पेट्रोल और डीजल में बदल सकी। अब जरा रुख करते हैं सरहद की दूसरी पार, जहां हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान के लिए ये मामला सिर्फ सफारतकारी का नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीकी दीवार का था जिसे गिराना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। जब इंडिया की बंदरगाहों पर रूसी जहाज लंगरअंदाज हो रही थी तो पाकिस्तान में ये बहस जोर पकड़ रही थी कि हमें भी सस्ता तेल क्यों नहीं मिल रहा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो कई दहाइयां पुरानी हैं, रूसी तेल जिसे यूराल्स कहा जाता है उसे साफ करने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। रूसी तेल में सल्फर की मिकदार ज्यादा होती है और ये काफी भारी होता है, जबकि पाकिस्तान की ज्यादातर रिफाइनरीज हल्के अरबी या खलीजी ममालिक के तेल पर चलने की आदी हैं। अगर पाकिस्तान की रिफाइनरीज में ये तेल डाला जाता तो वो न सिर्फ फर्नेस ऑयल ज्यादा पैदा करती बल्कि प्लांट को नुकसान पहुंचने का खदशा भी था। इंडिया ने बरसों पहले अपनी रिफाइनरीज में सरमायाकारी की थी जिसका फल उसे अब मिल रहा था। तकनीकी मसाइल के अलावा पाकिस्तान के हाथ माशी और सफारती जंजीरों में जकड़े हुए थे। पाकिस्तान उस वक्त IMF के प्रोग्राम में शामिल था और उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खतरनाक हद तक कम हो चुके थे। जहां इंडिया एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के साथ मगरिब की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, वहीं पाकिस्तान के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को नाराज करना एक बहुत बड़ा जुआ था। पाकिस्तान को डर था कि अगर उसने रूस से तिजारत की तो शायद उसे मगरिबी इमदाद या तिजारती मरात GSP+ से हाथ धोना पड़े। इसके अलावा अदायगी का मसला भी सरे फहरिस्त था। रूस पर बैनुल-अक़वामी बैंकारी निज़ाम स्विफ्ट की दरवाज़ी बंद थी और पाकिस्तान के पास इंडिया की तरह वो मजबूत मालियाती निज़ाम या रूबल रुपया ट्रेड मैकेनिज्म नहीं था जिसके जरिए वो खामोशी से अदायगी कर सके। जब पाकिस्तान ने बिलाखिर एक आजमाइशी कार्गो मंगवाया तो उसमें भी लॉजिस्टिक्स की ऐसी मसाइल सामने आई कि बचत की बजाय इखराजात बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जहाज का किराया और इंश्योरेंस इतनी महंगी पड़ी कि सस्ती तेल का फायदा तकरीबन खत्म हो गया। इसके बरक्स इंडिया की बड़ी कंपनियों ने अपने बेड़े और इंश्योरेंस की मुतबादिल रास्ते पहले ही तैयार कर रखे थे। यूं जहां इंडिया ने अपनी दूरअंदेशी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से $12 बिलियन कमा लिए, वहीं पाकिस्तान अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और माशी कमजोरी की वजह से इस बड़ी मौके से महरूम रह गया। ये फर्क सिर्फ दो मुल्कों का नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ विजन और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का था। इस पूरी सूरत हाल का लुब्बे लुबाब ये है कि आलमी सियासत में वही मुल्क अपनी जगह बनाता है जो पहले से तैयारी रखता है।
इंडिया की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक जुर्रतमंदाना फैसला नहीं था, बल्कि दहाइयों पर मुहित वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार था। रिलायंस और नियारा जैसी इंडियन रिफाइनरीज ने बरसों पहले ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जो दुनिया के किसी भी कोने से आने वाली हैवी क्रूड को प्रोसेस कर सकी, जबकि हम आज भी अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करने की जद्दोजहद में लगी हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। जब तक आपकी मईशत दूसरों के सहारे चलेगी और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद तकाज़ों से मेल नहीं खाएगा, तब तक आपके लिए ऐसे आलमी बहरान मौक़े नहीं बल्कि चैलेंजेस बनकर सामने आएंगे। इंडिया ने साबित किया कि अगर आपके पास रिफाइनिंग की ताकत है, मजबूत फॉरेन एक्सचेंज है और एक वाज़ेह लॉन्ग टर्म विजन है, तो आप जंग के मैदान से भी अपने मुल्क के लिए खुशहाली का रास्ता निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिसाल हमें ये बताती है कि सिर्फ सस्ती चीज़ की ख्वाहिश करना काफ़ी नहीं होता। इसके लिए आपको अपनी बुनियादें इतनी मजबूत करनी पड़ती हैं कि आप आलमी दबाव और तकनीकी दुश्वारियों का सामना कर सकें। ये कहानी सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं थी, ये कहानी थी एनर्जी इंडिपेंडेंस की। ये कहानी थी उस फैसले की जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। आज जब दुनिया के नक्शे पर ताकत के तवाज़ुन बदल रहे हैं, तो वही कौमें सुरखरू होंगी जो मुश्किल वक्त में एड हॉक फैसलों के बजाय दूरअंदेशी और जदीद टेक्नोलॉजी पर भरोसा करेंगी। उम्मीद है इस तफसील से आपको समझ आ गया होगा कि क्यों एक ही खित्ते में होने के बावजूद दो मुल्कों के नताइज इतने मुख्तलिफ निकले।